सफ़र हमेशा मेरे लिए किसी नए इम्तिहान का आगाज़ रहा है। जब मैं सुबह सवेरे बंगलोर के स्टेशन पर उतरा तो मेरी आंखों में थकन ज़रूर थी, मगर दिल में एक नई आग दहक रही थी। अर्जुन जी की मौत, रविशंकर का खात्मा और कर्नल मानिक राय के खुफिया कैंप की तबाही सब मेरे जहन में ताज़ा थे। अब मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा अगला मैदान दिल्ली है। अगर मैं काशी वापस चला भी जाता तो दिल कभी चीन न पाता। मानिक राय का दिल्ली का नेटवर्क अभी जिंदा था और जब तक इसे जड़ से उखाड़ न देता मेरी जिदोजहद अधूरी रहती। मैंने सीधा फैसला किया, दिल्ली जाना है। रास्ता तवील था मगर मेरे पास वक्त और मकसद दोनों मौजूद थे। टिकट काउंटर पर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली एक लंबी डिस्टेंस ट्रेन अभी तैयार हो रही है। मैंने बगैर सोचे समझे टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ खड़ा हुआ। ट्रेन में सवार होते वक्त दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे पता था कि मैं दुश्मन के दिल में जा रहा हूं, वहां जहां कर्नल मानिक राय के राज दफन थे। इसकी दिल्ली की बुनियादें मुझे ढानी थीं। ट्रेन के इंजन की सीटी बजी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर पूरी रफ्तार पकड़ ली। 3 दिन का सफ़र मेरे सामने था। पहले दिन मैंने ज़्यादातर वक्त अपने ख्यालात में गुजारा। हर स्टेशन, हर राकाट मेरे लिए एक नई सोच लाती थी। मैंने दिल ही दिल में अपने अगले हदफ दोहरा लिए। डॉक्टर वीरेंद्र सेठी, साइंसदान जो खुफिया प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। मेजर अर्जुन, रिटायर्ड फौजी मगर अभी भी खुफिया ऑपरेशंस का दिमाग। राणा सीगल, बिजनेस टाइकून जो अपनी दौलत से ये पूरा खेल चलाता है। इकबाल मिर्जा, इंटेलिजेंस के तार जोड़ने वाला। ये चारों मानिक राय के दिल्ली सेल की रीढ़ की हड्डी थे। जब तक ये जिंदा थे दुश्मन की साजिशें खत्म न होती। दूसरे दिन का सफ़र ज्यादा भारी था। डब्बे में आम लोग थे, कोई अपनी फैमिली के साथ था, कोई तन्हा, कोई कारोबारी, कोई मुसाफिर। सब अपने अपने सफ़र में खोए हुए थे और मैं उन सब के दरमियान एक अजनबी जो नजर आ तो आम आदमी रहा था, लेकिन हकीकत में एक मिशन पर रवाना था। कभी खिड़की से बाहर देखता तो लंबे खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कहीं कहीं छोटे कस्बे गुजर जाते। लगता जैसे भारत का पूरा नक्शा मेरी आंखों के सामने बह रहा है। तीसरे दिन जब सुबह का उजाला फैला तो ट्रेन दिल्ली के करीब पहुंच चुकी थी। दिल की धड़कन तेज थी। ये शहर मेरे लिए सिर्फ एक मंजिल नहीं था, ये दुश्मन का कला था। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही एक शोर मेरे कानों से टकराया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुजूम, कुल्लियों की आवाजें, टैक्सी ड्राइवरों की ललकार, और इस सब के बीच में मैं खामोशी से चलता रहा। मैंने सीधा रिक्शा लिया और सुदर्शन इंक्लेव का पता ड्राइवर को दिया। मानिक राय का वही पोश इलाका जहां वो राजनंद के नाम से रहाइश रखता था। मैंने इसके बारे में सब कुछ मानिक राय से खुद ही सुना था। इसके ब्रीफ केस से मिलने वाली चाबी मेरे पास थी। मुझे पता था कि वहां इसके 3 नौकर हैं जो इसे रोजाना मुख्तलिफ रूप में आता जाता देखते थे। वो नौकर असल हकीकत से वाकिफ नहीं थे। उनके लिए मैं राजनंद ही था। सुदर्शन इंक्लेव की फिजा मुख्तलिफ थी। लंबे दरख्तों के साए, बड़ी बड़ी कोठियां, सड़क पर हल्की ट्रैफिक और सुकून का माहौल। रिक्शा बंगले के गेट पर रुका। गेट के बाहर गार्ड खड़ा था। मैंने कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हुआ। बंगला शानदार था। सफेद रंग की दीवारें, बड़े बड़े सुतून और अंदर जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक नौकर आ गया। दरमियाना कद, सांवला चेहरा और आंखों में हैरत। राज साहिब, आप आ गए, इसने अदब से कहा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ। सफ़र लंबा था। बाकी सब कहाँ हैं? वो फौरन दौड़ता हुआ अंदर गया और चंद लम्हों में 2 और नौकर आ गए। एक उम्र रसीदा जिसके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और दूसरा नौजवान, तेज आंखों वाला। तीनों ने अदब से मेरा इस्तकबाल किया। उनके चेहरों पर जरा सा भी शक न था। उनके लिए मैं वही मालिक था जिसकी शक्ल बदलती रहती थी। राज साहिब, आप आराम करें, मैं नाश्ता लगवाता हूँ, सबसे बड़ा नौकर बोला। मैंने सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये जगह अब मेरी थी। मानिक राय ने इसे बनाया था मगर अब इसका मालिक मैं था। यहां से मैं दिल्ली पर अपनी नज़र डालने वाला था, अपने अगले वार करने वाला था। मैंने कमरे में जाकर अपना बैग रखा और ब्रीफ केस खोला। अंदर खुफिया कागजात, कुछ हथियार और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को हाथ में लेते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा।
ये मानिक राय के राजों की किताब थी। मैं सोफे पर बैठ गया, डायरी खोली और पढ़ने लगा। हर सफ़ा एक नया राज था। दिल्ली में कौन कहाँ है, किससे कैसे राब्ता है और कुन दिनों कौन सी मीटिंग्स तय है। मेरे चारों टारगेट डॉक्टर वरेंद्र सेठी, मेजर अर्जुन राणा सीगल और इकबाल मिर्ज़ा, सबके नाम इसमें मौजूद थे। ये पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, ये साजिशों का जाल है। यहाँ ताकत के खेल खेले जा रहे हैं और मैं उन सब को तोड़ने वाला हूँ। नौकर ने आकर इत्तला दी कि नाश्ता लग गया है। मैंने डायरी बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह मेरा नया मैदान है। अब खेल दिल्ली में शुरू होगा। मैं मेज पर आकर बैठ गया। नौकरों ने अदब से खाना रखा। वो मुझे देख रहे थे जैसे मैं वाकई उनका पुराना मालिक हूं। मैंने चाय की चुस्की ली और सोचा, अब देखते हैं डॉक्टर सेठी, मेजर अर्जुन राणा सीगल और इकबाल मिर्ज़ा कब और कैसे मेरे सामने आते हैं। ये दिल्ली में मेरा पहला दिन था, मगर मुझे मालूम था कि आने वाले दिन इस शहर को हिलाकर रख देंगे। अगले दिन मैंने मानिक राय की डायरी निकाली और वरक गर्दानी शुरू कर दी और दर्ज मालूमात दोबारा ताज़ा की, और मैंने वो डायरी दोबारा बंद करके दिल में एक सर्द इरादा बांध लिया। डॉक्टर वरेंद्र सेठी और मेजर अर्जुन दोनों का खुफिया अड्डा मेरे हाथों में था। ये कोई आम कत्ल अदावत नहीं थी, ये इंसाफ था, एक ऐसी सज़ा जो उन्होंने बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद करके हासिल की थी। मैंने दोनों अंगूठियां अपनी उंगलियों में समेट लें। नाग रानी की वो गायब कर देने वाली जो मुझे हुआ में उड़ने, साया बनकर चलने और हथियारों से महफूज रहने देती थी, और नाग देवता की वो सख्त गर्म मध्यम रोशनी वाली अंगूठी जो जमीन के हर नाग, हर सांप को मेरी गुलामी में लाती थी। दोनों एक साथ मेरे हाथ में ऐसे महसूस हुई जैसे बख्शिश और सज़ा दोनों मेरे कब्जे में हो। मैंने पहले डॉक्टर सेठी के बारे में रखी गई मालूमात को गौर से देखा। इसका लेबॉर्ट्री अड्डा शहर के जुनूब में एक फरसूदा फैक्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। वहां वो रात दिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके बारे में अर्जुन जी ने बार बार खबरदार किया था, इंसानियत के खिलाफ एक तजर्बाती साजिश। मैंने फैसला किया कि पहले इस लेबॉर्ट्री को बंद करूंगा, फिर मेजर अर्जुन के ठिकाने का रुख करूंगा जहां से वो मैदान में ऑपरेशन रोज रखता था। दोनों जगहें तबाह हुईं तो पूरा नेटवर्क लरस जाएगा। रात का वक्त मुंतखब किया। सूरज गायब होकर अपने खालूहे में छप गया था और दिल्ली की फ़ज़ाएं ठंडी हो चुकी थीं। मैंने अंगूठी मखसूस अंदाज से रगड़ी, उंगली की नोक से नक्श गर्दन की समत में दायरे बनाए, फिर सीने पर रखकर आहिस्तगी से ओम नागा दिवाइन माँ की आवाज़ में 3 बार कहा। वो पहला पिल था जब मैंने दोनों अंगूठियों को यकजा किया। नाग रानी की अंगूठी ने मुझे एकदम गुम कर दिया। मैं हुआ में गायब हुआ और फिर नर्म सी हवाओं ने मुझे उठा लिया। नीचे जमीन पर किसी की नज़रों में मेरी कोई तस्वीर न थी। ऊपर से मैंने नाग देवता की अंगूठी का एक लम्हाती इशारा किया और जमीन की गहराइयों से एक धागे जैसा सिलसिला फूट पड़ा। हजारों नाग रंगने लगे मेरी आवाज़ के गुलाम बनकर। डॉक्टर सेठी का लेबॉर्ट्री कंपाउंड सुनसान था। मैं ऊपर से इसकी छत के करीब उड़ा और एक छोटी हवादार खिड़की में दाखिल हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे साया अंदोख्त होकर सरक जाता है। अंदर अंधेरा, मगर मशीनों की हल्की रोशनी में कोई काम जारी था। एक नौजवान तकनीशियन लेबॉर्ट्री के एक कोने में नीचे बैठा था और डॉक्टर एक मेज के पीछे लैपटॉप के सामने झुका था। मैंने नाग रानी की अंगूठी को फिर मखसूस अंदाज से रगड़ा और मैंने खुद को एक लम्हे के लिए मौजूद महसूस किया, मगर उन लोगों की आंखों के लिए मैं गैर मरी था। मैं नीचे उतरकर खामोशी से इस तकनीशियन के करीब पहुंच गया। इसकी गर्दन के पीछे नरम सी उंगलियों का दबाव डाला। इसे एक झटका सा महसूस हुआ। वो उठा मगर उसकी जुबान बंद थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि इसके वजूद को आराम की हालत में डाल दिया। कोई रू ना सके, कोई चीख ना सके। फिर मैंने नाग देवता की अंगूठी के जरिए अंदर के सांपों को इशारा दिया। उनके छोटे छोटे पट्टे दरवाजे से, एयर कंडीशनिंग वेंट्स से एक एक करके बाहर निकल आए। वो मंजर तेज, खौफनाक मगर मुख्तसर था। नाग छुपते हुए सुस्त मगर यकीनी हमले में लगे। डॉक्टर सेठी ने पहचाने की कोशिश की, मगर जब एक बार सांप उसके पीछे लपके तो वो मुब्तला होकर पीछे हटा और मैंने लम्हा पाकर इसे पकड़ा। इसके अंदर वही नफसियाती टूट फूट थी जो मैंने मानिक राय में देखी थी, मगर वो मुझसे मदद मांगने की सकत ना रखता था। मैंने इससे सवाल किया, तुमने कुन लोगों के लिए ये मशीनें बनाई? कुन इजिंडोहे के लिए तुमने इंसान की रूहों के साथ तजर्बा किया? इसके लबों से जो कुछ निकला वो मेरे हाथ आता गया। नाम, पता, अलिफाक्सपोर, तदरोइजी, चंद कोड, सब मेरी जेब में। वही कागजात जो मैंने बंगले में देखे थे मैंने कब्जा किया और साथ ही लेबॉर्ट्री में रखी हुई वो तमाम फार्माकोलॉजिकल फाइलें आग लगा दे।
इस रात वहां नस्ब मेरी छोटी सी जड़ में टाइमर बम नहीं था, मगर मैंने जान लिया कि ये जगह जिंदा रहकर और कोई नुकसान करेगी। मैंने नागों से इशारा किया। चंद लम्हों में लैब के औजार छोटे छोटे सांपों के गिलाफ में लिपटकर एक ऐसी मुस्लिमा तबाही का हिस्सा बन गए कि जब बाहर लोग सड़क पर आए तो उन्हें लग गया कि यहाँ गैस लीकेज कोई केमिकल धमाका हुआ है। डॉक्टर सेठी की चीखों के बीच में मैंने इसका होंठ बंद करके एक बार फिर पूछा, तुमने नाम बताए? वो थरथर्रा कर बोल पड़ा और वो मालूमात मेरे कानों में घुल गई। लेबॉर्ट्री को खाक में तब्दील करते हुए मैंने इसका फ़ोन, डेटा ड्राइव्स और चंद अहम नोटिस अपने बैग में रखे। ये सब बाद में काम आएंगे। मैंने नाग देवता को हुक्म दिया कि वो बाकी सांप वापस नीचे खला में दूर चले जाएं। मैंने अपनी मौजूदगी फिर गायब कर ली और आसमान ने मुझे ले लिया। अगला मकसद मेजर अर्जुन था। मेजर अर्जुन का ठिकाना तकरीबन शहर के मशरक में एक छोटी सी फ्लैट में था, जहां वो जवानों को टोटल स्पेशल ऑपरेशंस की तरबियत दे रहा था, दरअसल बर्बरियत की मादे। मैंने रात के अंधेरे में इसके पीछे छुपने का फैसला किया। फ्लैट के कमरों में लोग चीख रहे थे, मगर जब मैं अंदर घुसा तो मैं गायब था। मैं एक साए की तरह चल रहा था। मैंने मेजर अर्जुन को इसके कमरों में एक कोने में पाया। वो अपने गोल मेज के साथ कागजात चेक कर रहा था। दोनों हाथ खून के धब्बों से मिट गए थे, जो शायद इसके पिछले घिनौने कामों के आसार थे। मैंने नरमी से इसके गुर्दा पर हाथ रखा, मगर ये कोई मोहब्बत अशफात का हाथ न था, ये एक अदालत का कुरा था। इसने मेरी मौजूदगी महसूस न की, मगर फिर मैंने नागरानी की अंगूठी की ताकत से अपने वजूद को दिखाया। एक भूत जैसा वजूद उसके सामने नमूदार हुआ। वो चौंका, अलिफाटे और बंदूक निकाली। मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसकी बंदूक का किनारा पकड़कर इसे झटका दिया और फिर जबरदस्त हाथापाई में उसके कंधे, पेट और टांगों में सीरीज ऑफ हथकड़ी वार करने लग गया। वो मुट्ठी तोड़ता रहा, मगर मैंने इसे काबू कर लिया। इस दौरान मैंने नाग देवता की अंगूठी से एक मुख्तसर मगर वाज़ेह हुक्म दिया, इसके हाथों को बांध दो, और फौरन इसके अतराफ छोटे नागों ने इसके बाजुओं पर लिपटकर उन्हें बेअसर कर दिया। मेजर अर्जुन ने लड़ाई में अपनी जान डाल दी, मगर मैंने इसे बिलाखिर काबू कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, कितने बेकसूरों की चीखें सुनी हैं तुमने। इसने जो कुछ कहा वो मेरे कानों पर जहर की मानिंद टपका। नाम, मकाम, चंद कोड, और मैंने उन्हें अपनी याददाश्त में महफूज किया। फिर मैंने फैसला किया कि ये जगह जिंदा ना रहे। मैंने वहां छुपे हुए हथियार और नुकसानदेह साज और सामान इकट्ठा करके फ्लैट में आग लगा दी। इसने तरतीब से ऊंची आवाज में करहा मचाई, मगर ये करहा इसके गुनाहों के खिलाफ था। मैंने इसे खत्म कर दिया। इसके जिस्म ने एक आखिरी सुकराती सांस ली और फिर खामोशी छा गई। मैंने कभी सोचा भी न था कि इंसान को इस कदर करीब से देखकर उसके अंदर लाशूर कुन अंधेरे छुपे होते हैं। मगर मेरा काम खत्म हुआ। 2 बड़े सुतून गिर चुके थे। मैंने नाग देवता की अंगूठी को आखिर में धीरे से महमिल किया, छाती पर हाथ रखा और आहिस्तगी से मांगा, ए देवता, ये काम तुम्हारी इनायत हुआ, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर मैंने अपनी गैर मरी हालत को कुछ देर बरकरार रखा और उन 2 मकामात से वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जो बाद में मेरे काम आएंगे। नाम, पता और कुछ कोड जो मानिक राय के नेटवर्क की शरियानें थीं। मैंने बम टाइमर्स नहीं लगाए। मैंने आग और कचरे और नागों की एक खामोश तबाहकाराना मौज को इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा मकसद महज कत्ल था नहीं। मैंने हर जगह ऐसी तबाही छोड़ दी कि दुश्मन के पास दोबारा साख्त कायम करने का मौका ना रहे। जब सुबह की पहली रोशनी ने दहली के आसमान को रंग दिया तो मैं सुदर्शन इंकलेव के अपने कमरे में वापस आया। नौकर अब भी ख्वाब में थे, शहर अभी सो रहा था, और मुझे मालूम था कि आज शाम तक पुलिस खबरें और पूरा शहर शुरू कर देगा। मगर तब तक मेरी राहें दहली में ऐसे निशान छोड़ चुके होंगे कि मानिक राय के हामी हैरान रह जाएंगे। मैंने बरीफ केस खोला, अंदर रखी हुई डेटा ड्राइव्स को पलटा और तमाम कोड्स और जगहों को अपनी तरतीब में रख दिया। मानिक राय के बाकी सुतून, राना सीगल और इकबाल मिर्जा अभी जिंदा थे, मगर मेरे हाथ में उनकी रहनुमाई भी थी। मैंने एक गहरी सांस ली, दोनों अंगूठियां अपनी उंगलियों में महसूस कीं और दिल से फैसला किया कि ये जंग इख्तिताम के करीब आ रही है। मैंने दहली की गलियों में चलते हुए सोचा कि जब इंसान अपनी गलतियों की सज़ा पाता है तो इसके असरात कितने वसी होते हैं। मैंने वो सच्चाइयां देखें जिन्हें अमायदीन ने पोशीदा रखा था। मैंने अंगूठियों की ताकतों को अपनी रूह की राह में आले के तौर पर इस्तेमाल किया। ना इंतकाम का लज़्ज़त, ना वहशत का खेल, बस एक इया था जो उन्हें उनके अमाल दुखा रहा था। मैं जानता था कि आगे भी सख्त मनाजिर होंगे, मगर मैंने तैयारी कर ली थी। राना सीगल और इकबाल मिर्जा के बारे में जो मालूमात मैंने हासिल की वही मुझे उनके ठिकाने तक ले जाएंगी।
और जब तक वो दोनों खत्म ना हो मानिक राय का हनीरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा। मैंने नाग रानी की अंगूठी को गुरूब आफ्ताब के मंजर में एक लम्हे के लिए अपनी दिल की जेब में छुपा लिया। मैंने 2 दिन की चौकसबंदी के बाद अपनी अगली मंजिलें तय कर लें, पहले इकबाल मिर्ज़ा फिर राना सीगर। इकबाल मिर्ज़ा वो बंदा था जो सर की टूहे में छुपा हुआ था, इंटेलिजेंस के तार बांधने वाला वो शख्स जिसने मालूमात को टुकड़ों में तकसीम करके दुश्मन का दिमाग बनाया था। राना सीगल वो दरिंदा था जो पैसे से हर चीज़ खरीद लेता, इसका दिन के अवा दौलत और उसका असली हथियार खुफिया कनेक्शंस थे। दोनों जिंदा रहे तो मानिक राय का नेट मजबूत रहेगा। मुझे मालूम था कि उन्हें एक के बाद दीगरे ख़त्म करना मेरी तहरीक का महवर है। मैंने सुबह का वक्त छाप लिया। दहली की सुबह सर्द और धुंधली थी। मैंने पहले इकबाल मिर्ज़ा के बारे में मौजूद शवाहिद चेक किए, पते, फ़ोन रूट्स और कुछ माली लेनदेन के कोड। इकबाल का ठिकाना शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट ब्लॉक के ऊपर था, जहां से वो कॉल्स कंट्रोल करता और राज नीचे भेजता। मैंने नाग रानी की अंगूठी को हल्के से गहरा रगड़ा, खुद को ओझल किया और आहिस्तगी से छतों के रास्ते इस अपार्टमेंट के पास पहुंच गया। नाग देवता की अंगूठी को दूसरी उंगली में महसूस किया। वो एक किस्म की सर्द कांप थी, जैसे ज़ेरे ज़मीन हज़ारों सांप मेरी सुआनली हैं कि अब हुक्म कब दिया जाए। खिड़की के करीब खड़े होकर मैंने देखा, अंदर एक मॉडर्न सिटिंग, 2 लैपटॉप और एक छोटा सा मेज़ जहां इकबाल बैठा था। उसके सामने चंद नौजवान इंटर्नशिप कर रहे थे, वो इस कोड्स और लिस्टों की मुरम्मत सिखा रहे थे। इकबाल की आंखें सख्त मगर चालाक थीं, वो हर बात का हिसाब रखता था। मैंने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, पहले मालूमात निकालनी थी। मैंने नाग देवता की अंगूठी से कम सी हमदर्दी भरी सदा निकाली, एक नर्म सारों जैसी पुकार, और फौरन ही 4-6 सांप सुकून से खिड़की के नीचे चुपके आए। उन्होंने बाहर के फैन के तारों को छूकर अंदर घुसने का रास्ता बनाया, वेंट्स से, पाइपलाइन से। मैंने उन्हें इशारा किया, खामोशी से, और वो अंदर साकित होकर निकल गए। सबसे पहली चाल ये थी कि इकबाल को खौफ महसूस ना हो, वरना वो कॉल्स बंद कर देगा। उन्होंने एक कोड कॉल सुन रही थी। मैंने अपने अंदर की आहिस्तगी से एकदम हुजूम का इशारा दिया। सांपों ने फॉर्म भरकर मेज के पैरों के अतराफ घुसकर इकबाल के कंप्यूटर की कीज पर खुद बखुद रेंगनी शुरू की। तकनीशियन ने चौंक कर उठते हुए सोचा कि कीबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है। इकबाल ने उठकर कंप्यूटर का मुआयना किया, पीछे की तरफ देखा। इस लिम्हे में मैं छप कर नीचे झपट आया। इसकी गर्दन के पीछे एक मनोहर रगड़ डाली। वो कंप्यूटर की कोडिंग के दरमियान मेरी आवाज पर चौंका भी ना सका। इसने घबरा कर मेरे तरफ देखा, मगर उसके सामने सिर्फ आम फिगर नजर आ रही थी, राग जैसा एक आदमी, कोई मालिक शायद। मैंने हंसते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपका खेल खत्म हो गया है। इसने रद्दे अमल में हंसकर कहा, कौन हो तुम? राजनंद के और कितने रूप पड़े हैं? मैंने तेजी से कहा, तुमने कितने नाम बेचे, कुन लोगों के खिलाफ राज बखेरे? इसकी आंखों में घबराहट उठी, मगर वो जिद पर कायम रहा। ये वो मौका था जब मैंने नाग देवता को आवाज दी। अंदर से छोटे छोटे सांप एकदम से इसके सामने आ गए, इसके पैरों और उसके चारों तरफ रेंगने लगे। लांग टाइप की अंगली, छोटे फन, सब इसके इर्द गिर्द। इकबाल के चेहरे पर खौफ जिम गया। वो चीखना चाहा, मगर एक नाजुक मगर मर्ग सा सांप उसके होंठ के करीब से गुजरा और उसने आवाज दबा ली। इसने घबरा कर झपटने की कोशिश की। मैंने निहायत सर्दी से इसका हाथ पकड़ा और कहा, अब बताओ, कुन के लिए काम किया? कुन का नाम? आहिस्तगी से इसके लब खिले। वो बताने लगा, फोन नंबर्स, ईमेल्स, रकम के स्विच ओवर चैनल्स और अहम नक्शे जो मानिक राय को दहली के अंदर जाल में बंद करते थे। हर नाम मेरे ज़हन में धमाके की मानिंद घूम गया। मैंने ये सारा डेटा तेजी से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसने आखिरकार वो सब कुछ कहा जो मुझे चाहिए था। जब इसने आखिरी नाम भी कहा तो मैंने नाग रानी की अंगूठी से एक हुक्म दिया, आहिस्तगी से, और एक छोटा सा सांप उसके बाजू में चिमट गया। इसने घबरा कर वापस झुकने की कोशिश की, मगर मैंने तेज मोड़कर उसके गिले पर हाथ रखा। वो आखिरकार बेहोश हो गया, मेरी वजह से नहीं, बल्कि इसने खुद अपने खौफ में खुद को खो दिया था। मैंने इसे वहां छोड़ा, बेड पर लेटा, मगर मेरी इस चीज का इरादा नहीं था कि वो जिंदा गवा रहे। मैंने इसका फोन और कुछ डेटा ड्राइव्स अपने बैग में रख लिए और बाहर निकल आया। मेरी रुखसत की चाल खामोश थी। छतों के रास्ते में मैंने दोबारा अंगूठी रगड़ी और साया बनकर निकल गया। अगला हदफ राना सीगल था। इसका ठिकाना एक शनवारी फ्लैट नहीं, ये एक शानदार ऑफिस बिल्डिंग थी जो बिजनेस का चेहरा दिखाती और रातों को सुआंसानी में डूब जाती।
मैंने पहले इसके कई कम हथियार ब्यूरोक्रेट्स से मुलाकातें तरतीब दे में जानता था कि राना की ताकत इसके बिखरे हुए पैसे और चंद बेवफा नुमाइंदों में है। मैंने मंसूबा ये बनाया कि इसके ऑफिस में पहले ऐसी नफसियाती हलचल पैदा करूं जो इसकी रूह में लारान डाल दे। मैंने नागरानी की अंगूठी की मदद से अपना वजूद कुछ ज्यादा नुमाया रखा। मकसद ये था कि वो खुद अपने गुरूर में गिर जाए। रात थली तो मैंने ऑफिस के ऊपर वाली छत पर कदम रखा। वहां से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर राना का जाती दफ्तर था। इसका सिक्योरिटी गार्ड्स का छोटा ग्रुप वहां रात भर काम करता था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजों के लाक मांझे वेंट्स से दाखिले के रास्ते चेक किए और इख्तिताम पर एक शिपेट प्लान बनाया। अंदर घुसकर मैं इसे एक ऐसी हालत में लाऊंगा कि वो खुद अपने रिश्तेदार पीछे छोड़ दे। मैंने दो वजूहात के मुताबिक कदम बढ़ाया। पहली, राना सीगल को खौफ में मुब्तला करके इसे आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करवाना। दूसरी, अगर वो मुज़ाहमत करे तो मैं उसका नेटवर्क ख़त्म कर दूंगा। मैं अंदर घुसा। हाल खाली था मगर लाइट्स कम रोशन थीं। दफ्तर के पीछे एक लाकर रूम था जहां इसके ज़ाती कागजात और कुछ अहम स्टाफ की लिस्ट रखी जाती थी। मैंने पहले वहां से चंद सबूत निकाले। बैंक ट्रांजैक्शंस, ऑफशोर अकाउंट्स के नंबर और फैक्ट्री लीजर्स मौजूद थे। फिर मैं आहिस्तगी से राना के अंदरूनी इस्तकबालिया में आया। वहां वो अकेला था, शराब की बोतल और कुछ पर्चियों का डेरा। इसके चेहरे पर वही गुरूर था। वो समझा कि रात का ये हिस्सा उसके तहफ़्फ़ुज़ में है। मैंने नागरानी की अंगूठी का मखसूस इशारा किया। मेरी सूरत कम सी मरी हुई मगर उसके लिए मैं एक साया बनकर नमूदार हुआ। इतना काफी था कि इसका दिमाग उलझ जाए। राना ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? राजनंद का कोई मुलाजिम। मैंने हंस कर कहा, तुमने कितने लोग खरीदे? कितने लोगों को तुमने बेचा? वो बोला, तुम एक भेदी हो, मेरे पास ताकत है। फिर इसने बिजली की तरह फोन संभाला और अपनी सिक्योरिटी को एक सिग्नल भेजा। मगर मैं इससे तेज था। मैंने नाग देवता की अंगूठी को पलटकर एक छोटे गैर मरी हुक्म दिया। बैरूनी गार्ड्स के मोबाइल सिग्नल्स चंद लम्हों के लिए जाम कर दिए गए। कमरे की रोशनी एक जाली सी घट गई और राना खुद परेशान होकर उठा। मैंने इसी लम्हे इसके चेहरे पर हाथ मारकर इसे बेहोश कर दिया। मगर मैं इसे मरने के काबिल छोड़ना नहीं चाहता था। मैं इसे तड़पाकर मालूमात निकालना चाहता था। इसके मुंह में जो अल्फाज निकले वो मेरी कानों में गेमगेमाई, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ चढ़ आएगी। मैंने इसका मुंह बंद कर दिया। फिर सर्दी से कहा, तुमने लाखों के लिए मौत का बीज बोया है और अब वही बीज तुम्हारे सर पे उग जाएंगे। मैंने इसे हथकड़ी करके फर्श पर बांध दिया। फिर मैंने इसके बैंक अकाउंट्स और फैक्ट्री कनेक्शंस के बारे में पूछना शुरू किया। वो इब्तिदाई मुज़ाहमत कर रहा था मगर जब मैंने नाग देवता की अंगूठी का एक इशारा किया तो इसके गिर्द 4-6 सांप नमूदार हुए। वो इसके नफस में एक ऐसी चीख लाए जिसने इसकी हड्डियां कांपा। इसने आखिरकार वो सब बताया। ऑफशोर पार्टनर्स, वो रिश्वत के रास्ते जहां से हथियार साज और सामान और अफसरान खरीदे जाते थे। मैंने हर नाम अपने दिमाग में नक्श किया और फिर सामने बैठकर ये सोचा कि अब जिस तरह उसका नेटवर्क जिरगे कर दिया गया, इसका पल्ला हल जाएगा। मैंने इसके दफ्तर में ब्रीफ केस लगाकर चंद कोड्स छोड़ दिए जो मानिक राय के खिलाफ पुलिस को इत्तला में मुफीद थे। मगर मैं जानता था पुलिस अच्छी तरह काम करेगी या नहीं, इसलिए मैंने अपनी ही तरतीब से एक छोटी सी मंसूबा बंदी रखी। राना के बड़े कंकटेड अकाउंट्स को बीच दूंगा, इसके बैंकों में तबाही लाऊंगा और उसके खुफिया अमला में इंतशार पैदा करूंगा। इसके बाद मैंने आहिस्तगी से इसे मारने का फैसला किया, ना जुल्म आमेज मगर फैसला कुन। मैंने इसके दिल की तरफ एक बारहा नुक्ता मारा। ये काम मेरे हाथों से हुआ। राना के चेहरे पर वही हैरत और धड़कन थी जो किसी जालिम के आखिर वक्त आती है। इसके लबों से एक आखिरी करहा निकला, फिर वो खामोश हो गया। जब मैं वहां से निकला तो बाहर आसमान बदल रहा था। दिल्ली की गलियों में आज बहुत कुछ बदल चुका था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मानिक राय का नेटवर्क टूट फूट गया है और मेरे मुल्क पाकिस्तान पर छाया तबाही का खतरा टल गया है। मैंने नागरानी की अंगूठी को अपने हाथ में दबाया और दिल ही दिल में सोचा कि अब बस एक कदम बाकी है, मानिक राय का आखिरी सुराग, जमुना किनारे वाली पुरानी इमारत, और फिर ये पूरा जाल खत्म हो जाएगा।